नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनिल AKS में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने बोलियां पढ़ी थी तथा बोलियां पढ़ने के बाद उसमें जितने क्वेश्चन बने थे उसके बारे में हमने पूरा अध्ययन किया था तथा उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे वर्णमाला को एक बेहतर और विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा, सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वर्णमाला दोस्तों, वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार से किस ढंग से उसे लिखा जाए जिससे कि हमारा सेंटेंस जो हो, हमारा जो वाक्य बने वो शुद्ध और एक सरल तरीके से है, ये सब हम वर्णमाला के तहत देखते हैं तथा इसीलिए इसे कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के अन्य नाम ध्वनि या अक्षर हैं। वर्ण को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वर्ण को ही ध्वनि या अक्षर भी कहा जाता है। हम वर्ण देखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जिसके टुकड़े या खंड ना किए जाएं, जिसके टुकड़े या खंड ना किए जाएं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तथा अब ध्वनि देखेंगे। ध्वनि प्रत्येक वर्णों से निकलने वाले आवाज को हम जो भी बोलते हैं उनसे जो भी वर्ण बोलेंगे, जो जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे उनसे जो आवाज निकलेगी उसे हम ध्वनि कहते हैं। तथा तीसरा देखते हैं अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? जिसे हम नष्ट या क्षर ना कर सके, ना किया जा सके, जिसे हम समाप्त या जिसे नष्ट ना कर सके उसे ही अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपके, बहुत पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को कहते हैं। हालांकि कहीं कहीं आपको वर्ण या अक्षर भी मिलेगा, लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं और ऑप्शन में दिया गया है ध्वनि, अक्षर और वर्ण तीनों दिया गया है, तो आप वहां ध्वनि मारेंगे, ध्वनि को टिक करेंगे। अगर ध्वनि ना दिया गया हो तो आप तब उस समय आप वर्ण या अक्षर जिसमें से जो भी दिया गया है उससे आप टिक करेंगे, उसे गोला करेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं? वर्णों का सबसे छोटा समूह होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि कहते हैं। तथा ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित, जब हम ध्वनि को लिखेंगे, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण हम जब लिखते हैं इसका लिखित स्वरूप है, इसे ही हम वर्ण कहते हैं, इसे ही हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने देखा क्या है? वर्ण है। तो इसी प्रकार भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बृहत्तम इकाई क्या होती है? वाक्य होता है। एक पूरा सेंटेंस होता है, वाक्य होता है। ये भाषा की सबसे बड़ी और बृहत्तम इकाई है तथा भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। जैसे देखते हैं वर्ण है, का है, माँ है, ला है, ये अलग अलग है। का फिर डाट फिर माँ फिर डाट फिर ला, तीनों अलग अलग है। जब इन्हें को हम जोड़ देंगे आपस में, का, माँ और ला को, तो ये शब्द बन जाएगा। और जब हम शब्दों का एक समूह को लिखेंगे तो उसे हम पद कहते हैं तथा एक पद के समूह को हम वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण के समूह को ही हम शब्द कहते हैं तथा शब्द के समूह को हम पद कहते हैं तथा पद के समूह को हम वाक्य कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि अब यहाँ से आता है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? मूलतः वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर एक स्वर, नंबर एक व्यंजन होता है, नंबर दूसरा। और कहीं कहीं यह आपको देखने को मिलेगा कि एक तीसरा भी रहता है जिसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले वर्ण के मूलतः दो भेद होते हैं। नंबर एक स्वर होता है, नंबर दो व्यंजन होता है। अब स्वर देखेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिनका उच्चारण किसी की सहायता से ना हुआ हो, स्वयं अपने आप जो उच्चरित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य की सहायता ना ली जाती हो उसे हम स्वर कहते हैं। जिनका स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण होता हो और जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हो उन्हें हम स्वर कहते हैं।
अब इनकी संख्या देखिए, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है तथा संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। अलग अलग है, हिंदी में 11 होगी स्वरों की संख्या तथा संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। अब स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। हम देखते हैं स्वर वर्ण, छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ औ, ये 11 हो गए, 11 हो गए। ये स्वर वर्ण हैं जो हिंदी में पाए जाते हैं, जो हिंदी में पाए जाते हैं। तथा एक री है, री बड़ा री है, री और री, इन दोनों को आप देखेंगे तो ये हमेशा आपको मिलेंगे संस्कृत में, री और री। यही दोनों को मिला करके संस्कृत में 13 वर्ण होते हैं, 13 स्वर होते हैं तथा हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इन दोनों को छोड़ करके हिंदी में 11 स्वर होते हैं तथा इन दोनों को ले करके संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मान लो अगर स्वर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 या 2 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन स्वर से बनेंगे वो यहीं से स्वर के भेद से बनते हैं। इसको हम विस्तृत तरीके से देखेंगे। आप एक पेन और पेपर लेकर इसको नोट करते रहिए, एक अपना नोट्स बनाते रहिए। तो आगे हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के मूलतः 4 भेद होते हैं। स्वर को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पर आता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पर है हरस स्वर या लघु स्वर। हरस स्वर, हरस स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, और हरस स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं तथा हरस स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। हरस स्वर के निम्न प्रकार नामों से जाना जाता है। हरस स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, लघु स्वर, और इसको ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इसमें एक मात्रा होती है तथा इसे मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर की जो उत्पत्ति होती है इन्हीं से होती है। हरस स्वर से ही दीर्घ स्वर या प्लुप्त स्वर बनते हैं, इसलिए इन्हें हरस स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हरस स्वर कितने होते हैं। हरस स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चार हैं हरस स्वर। हरस स्वर ये एक मात्रिक होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं तथा ये लघु स्वर होते हैं। और नंबर दूसरे पर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं तथा हरस, हाँ एक बार वो देख लेते हैं, हरस स्वर में कम समय लगता है, इसको उच्चारण करने में कम समय लगता है तथा दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। हरस स्वर से अधिक समय दीर्घ स्वर में लगता है उच्चारण करने में। दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर कहते हैं तथा इन्हें बड़े स्वर भी कहते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हरस स्वर कितने हैं। हरस स्वर 4 हैं, हरस स्वर की संख्या 4 है तथा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 कुल 11 स्वर होते हैं, जिनमें से 4 स्वर चला गया हरस स्वर में तथा 7 स्वर बचा हुआ है जिसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। नंबर 1 पे आ जाता बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब यहाँ हम देखेंगे बड़ा आ किससे मिलकर बना हुआ है? छोटा आ प्लस छोटा आ से। फिर बड़ी ई किससे मिलकर बनी हुई है? छोटी ई प्लस छोटी ई से। फिर बड़ा ऊ किससे मिलकर बना हुआ है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसे हम तीनों को सजाती स्वर कहते हैं, सजाती स्वर कहते हैं। तथा आगे 4 हैं ए, आए, ओ, औ। अब ए किससे मिलकर बना हुआ है? आ प्लस ई से। ए आ प्लस ई से बना हुआ है। ए आ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है तथा ओ आ प्लस ऊ से, छोटा ऊ से मिलकर बना हुआ है ओ, और औ आ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है। इन चारों को हम विजातीय स्वर कहते हैं तथा इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, ये आपके यहाँ पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर 4 होते हैं यही, तथा इनको कभी कभी विच्छेद भी दे देता है। इसे खंड कीजिए। ए किससे मिलकर बना हुआ है? आ प्लस ई से। आई किससे मिलकर बना हुआ है? आ प्लस ए से। ओ किससे मिलकर बना हुआ है? आ प्लस ऊ से। तथा औ किससे मिलकर बना हुआ है? आ प्लस ओ से। हरस स्वर हो गया नंबर 1। नंबर 2 दीर्घ स्वर हो गया। नंबर 3 पर है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर ये त्रिमात्रिक स्वर होते हैं तथा इनको बोलने में हरस या दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है। हरस या दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है, इसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ओम, ओम लिखा जाता है ना, ओम, ओम,
ये वाला जो ओम है इसको उच्चारण करने में ओम, ओम हुआ, या तो ओ ए लिखा जाता है ओम ना, ए ओम। अब उच्चारण कीजिए ओम, तो इसको उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, तो इसे ही प्लुप्त स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। तथा हम आगे देखेंगे। अब ये तो हो गया नंबर 1 भाग इसका स्वर के भेद के, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर होता है, नंबर 2 दीर्घ स्वर होता है तथा नंबर 3 प्लुप्त स्वर होता है। अब नंबर दूसरा हम देखेंगे ओठ या ओष्ठ के आकृति के आधार पर, मतलब कि होंठ के जब बोलेंगे उसकी आकृति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर हम देखेंगे कि वृत्तमुखी या वृत्ताकार, वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर, वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर मतलब जिसको बोलने में होंठ गोलाकार हो जाए, उसका आकार जो हो गोला हो जाए, उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे इसमें 4 स्वर आते हैं, वृत्तमुखी या वृत्ताकार में 4 स्वर आते हैं। कौन कौन? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब उच्चारण कीजिए, देखिए ऊ, ओ और औ। इसको उच्चारण करने में आपका मुख जो है, आपका ओठ जो है गोलाकार हो रहा है, आकार उसका गोल हो रहा है, इसी कारण इसे वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। नंबर दूसरा आता है आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार, जिसके उच्चारण करने में होठ गोलाकार ना बने, उसका आकार गोल ना हो, उसे आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। जब 4 चले गए वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर में, 4 उसमें होते हैं, तो जो बचा 7 आवृत्तमुखी में हो जाएगा। कौन कौन? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ और री। फिर से देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। ये 7 हैं जो आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर होते हैं। हम 2 देख लिए, अब तीसरा है। तीसरा है जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा क्या है कि जीभ की आकृति, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो जिह्वा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है अग्र स्वर, नंबर 2 पर है मध्य स्वर तथा नंबर 3 पर है पश्च स्वर। जीभ के आगे वाले भाग से जिन वर्णों या शब्दों का उच्चारण किया जाता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, तथा जीभ के मध्य वाले भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, तथा जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च वाले पीछे वाले भाग से किया जाता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अग्र स्वर में कितने कितने स्वर कौन कौन आएंगे। अग्र स्वर उच्चारण कीजिए, ई, ए और री, ई, ए और री, ये अग्र स्वर में आएंगे। ई क्योंकि जीवा का आगे वाला भाग इसको उच्चारित करने में सहायता कर रहा है, तो इसको हम अग्र स्वर में रखेंगे, अग्र स्वर में रखा जाता है ई, ए और री को। तथा मध्य स्वर, मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर आता है, जैसे छोटा आ, छोटा आ को हम मध्य स्वर में रखेंगे, छोटा आ मध्य स्वर में आता है। तथा पश्च स्वर आ गया, पश्च स्वर जो बचा 5 इसमें चला गया, 5 इसमें चला गया अग्र स्वर में, 1 मध्य स्वर में चला गया, 6 हो गया, बचा कितना? 5 बचा, तो 5 जो बचा हुआ है वो पश्च स्वर में चला जाएगा। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये चला गया पश्च स्वर में। अग्र स्वर में कौन कौन है? अग्र स्वर में हम देखें कि ई, ए और री, ए और री अग्र स्वर में चला आया। मध्य स्वर बचा, मध्य स्वर में छोटा आ, सिर्फ एक है, छोटा आ मध्य स्वर में। फिर बचा पश्च स्वर में, पश्च स्वर में कौन कौन से हैं जो बचा हुआ है? बड़ा आ बचा है, बड़ा आ और ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ बचा हुआ है, और ओ और औ। बड़ा आ, ओ और औ, ये 5 स्वर पश्च स्वर में चलेंगे। अब चौथा हम पार्ट देखेंगे इसका, मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खुलने के आधार पर स्वर को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है समृद्ध स्वर। कौन? समृद्ध स्वर।
नंबर 1 पर है समृद्ध स्वर। अब समृद्ध स्वर को हम देखेंगे कि जिसको उच्चारण करने में मुख लगभग बंद रहता है, जिसको उच्चारण करने में मुख लगभग बंद रहता है उसे हम कहते हैं समृद्ध स्वर। इसमें देखिए जैसे कि ई उ और री, ई उ और री, ये 5 स्वर हैं जिन्हें हम समृद्ध स्वर में कहेंगे। समृद्ध स्वर में आता है 5 स्वर, ई उ और री, समृद्ध स्वर हो गया। फिर विभ्रित स्वर, जिसको उच्चारण में करने में मुख पूरा खुलता है, पूरा बड़ा मुख खुलता है, उसे हम विभ्रित स्वर कहते हैं। जैसे कहते हैं बड़ा आ, ये आ गया विभ्रित स्वर में। इसे उच्चारण करने में मुख पूरा खुलता है विभ्रित स्वर में। देखिए आ रहा है ना, तो विभ्रित स्वर हो गया। फिर तीसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, विभ्रित स्वर दूसरा। फिर तीसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, जिसको उच्चारण करने में मुख लगभग आधा खुलता है, आधा ही खुलता है, आधा बंद रहता है, उसे कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। इसमें है छोटा आ, ए और ओ, छोटा आ, ए और ओ अर्ध समृद्ध स्वर में। फिर अर्ध विभ्रित स्वर में, अर्ध विभ्रित स्वर में ए और औ, ये 2 आते हैं अर्ध विभ्रित स्वर में। इस प्रकार हम देखें 11 स्वर जो हैं समृद्ध स्वर में चले गए 5, विभ्रित में आ गया 1, 6 हो गए। फिर अर्ध समृद्ध में 3 है, 6 3 9 हो गया। अर्ध विभ्रित में 2 हैं, 9 2 11, 11 वर्ण हो गया। इस प्रकार दोस्तों हम देख लिए हैं कि स्वर को हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि स्वर के कितने भेद हैं, स्वर को प्रत्येक भेदों में किन किन उपभेदों में बांटा गया है, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या मूलतः कुल 11 होती है और कहीं कहीं आपको 13 दिया जाएगा। 13 वो अंक और आ, जिसे हम अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ जिसे कहते हैं, उनको मिला लेके 13 स्वर हो जाते हैं, अंक और आ। इन दोनों को मिलाने पर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। अगर पूछा जाएगा कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपको 13 टिक करना है। अगर स्वरों की संख्या पूछा जाता है तो आपको 11 ही टिक करना है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के अनुसार आप क्वेश्चन को हल करेंगे कि कैसे पूछा जा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम देख चुके हैं कि स्वर को पूर्णतः पढ़ चुके हैं कि स्वर कितने, स्वर के भेद कितने हैं। स्वर के 4 भेद होते हैं। स्वर को 4 भेदों में बांटा गया। पहला है मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। मात्रा उच्चारण के आधार पर नंबर 1 पर इस पर ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर दीर्घ स्वर तथा नंबर 3 पर प्लुत स्वर। फिर दूसरा आ गया होंठ खुलने के आधार पर, होंठ के आधार पर स्वर के भेद। होंठ के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होंठ खुलने की आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं स्वर होंठ के आधार पर। एक वृत्तमुखी गोलाकार होता है जिसमें एक अवृत्तमुखी जिसमें गोलाकार ना हो। फिर तीसरा हम देखते हैं जिह्वा के आधार पर, आकृति के जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर चौथा देखते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद 4 होते हैं, समृद्ध स्वर, विभ्रित स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विभ्रित स्वर। इस प्रकार हम स्वर को पूरी तरह से देख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन कौन कौन कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को व्यंजन कहते हैं। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं।
जिनको बोलने में या उच्चारित करने में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। मूलतः व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, ये 5 उपभागों में या तो 5 इसके उच्चारण के स्थान हैं, उनके 5 भागों में बांटा गया है। इसकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 होती है। नंबर 1 पर हम देखते हैं का वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग दूसरा है, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग। स्पर्श व्यंजन को इस 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में बांटे होने के कारण ही स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया तथा टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता वर्ग में ता, था, डा, धा और ना तथा पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और माँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं तथा 5 वर्गों को अलग अलग 5, हर प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर आते हैं, 5-5 वर्ण आते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 25 हो जाती है। 25 हो जाती है। वर्ग में बटे होने के कारण इसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तथा इनका उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं कि का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, कंठ से। इसका तालु से, चा वर्ग का, टा वर्ग धा से, ता वर्ग का दंत से तथा पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। 5 वर्गों का उच्चारण स्थान 5 भागों में बांटा गया है तथा का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है तथा पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। हालांकि हम आगे अभी देखेंगे कि उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, पूरा डिटेल देखेंगे इसमें। लेकिन हम देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये आपको देख लीजिए 5 वर्गों में बांटा गया तथा 5 में प्रत्येक में 5-5 वर्ण आते हैं तथा इसे हम देखते हैं ये लास्ट वाला, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, इसे हम पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण ये पूछा जाता है कि पंचमाक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक तथा मुख दोनों से, नाक तथा मुख दोनों से पंचमाक्षर का उच्चारण किया जाता है। अंगा, या, आड़ा, ना और मा, ये 5 हैं पंचमाक्षर कहा जाता है। इसे अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। इनका उच्चारण नाक तथा मुख से होता है। अब हम आगे देखेंगे, ये हो गया पहला पार्ट। व्यंजन के 3 भाग होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है अंतास्थ व्यंजन। अंतास्थ व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, दूसरा है अंतास्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन?
या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा अंतास्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतास्त व्यंजन की संख्या 4 होती है तथा या और वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। तीसरा आ गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण घर्षण के द्वारा होता है, उसमें ऊष्मा निकलती है उसको उच्चारण करने में, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन? सा, 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 हा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन? सा, सा और हा, ये 4 हैं ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार हम देख लिए। पहला हम देखे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन पहला था। दूसरा था अंतास्त व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। तथा तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। सा, सा, हा। इसके अलावा कुछ भी और व्यंजन है, उसको हम देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की शा, छा नहीं, छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा, ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। अब इसको ये पूछा जाता है कि इनका विच्छेद क्या होगा। सा जो छा है किससे मिलकर बना हुआ है? का प्लस सा से। अच्छा, त्रंग पा प्लस रा से। ज्ञा जा प्लस या से। सा, स्रा जो है वो सा प्लस रा से, सा प्लस रा से मिलकर। छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। तथा छ जो किससे मिलकर बना हुआ है? का प्लस सा से। त्रा किससे मिलकर बना हुआ? ता प्लस रा से। ज्ञा किससे मिलकर बना हुआ? जा प्लस इया से। और स्रा सा प्लस रा से मिलकर बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन कितने? 4 होते हैं। ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है कि का उच्चारण स्थान किसके बाद आता है। ये पूछा जाता है कि छा का उच्चारण स्थान किसके बाद आता है, तो छा का उच्चारण स्थान का के बाद आता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है उच्चारण स्थान कि छा का उच्चारण स्थान किसके बाद आता है, तो छा का उच्चारण स्थान का के बाद आता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तथा अगला हम देखते हैं एक है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, डा, डा और ढा, इसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन? डा और ढा। डा और ढा का उच्चारण कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं किया जाता। इसको आप नोट में लिख लीजिए कि डा और ढा का उच्चारण कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं किया जाता। इनका उच्चारण या इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या शब्द के लास्ट में किया जाता है। हमेशा इनका उपयोग या इनका प्रयोग जो किया जाता है वो शब्द के बीच में या शब्द के लास्ट में किया जाता है। और इनका कभी भी इनका उच्चारण या इनका प्रयोग शब्द के शुरुआत में कभी भी नहीं किया जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, लिखा जाता है मेढक, मेढक, यहाँ पर बीच में आ गया ढा। और देखिए अगर हम देखते हैं कि कल लिखा गया है जैसे ढक्कन, अगर ढक्कन ऐसे लिख दिए गए, यहाँ पे बिंदी लगा दी गई, ये वाला ढा, ये ढा हमेशा ये ढक्कन गलत होगा, क्योंकि ढा का उच्चारण कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं किया जाता। इसको हम ऐसे लिखेंगे ढक्कन,
ये बिंदी को हटा देंगे तब हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बिंदी लगी हुई है तो हमारा 100% गलत है, क्योंकि ड और ढ को कभी भी हम शब्द के शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, हमेशा बीच में या लास्ट में इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।